क्लास में आज हमारी हेडिंग जो है वो है सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच इसका नाम क्यों रखा गया? सैंडविच जो हम जानते हैं सैंडविच के बारे में वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। जैसे दो ब्रेड होती है सैंडविच में और उनके बीच में कुछ रख कर फिर हम सैंडविच बनाते हैं ना, वैसे ही दो फंक्शन होंगे, उनके बीच में कोई एक तीसरा फंक्शन और होगा। कई बार ऐसा फंक्शन हमको दिया जाएगा जिसकी लिमिट्स हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ क्वेश्चंस हमको ऐसे मिलने वाले हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो, सिंप्लीकेशन मेथड से हो, कोई फार्मूला लगा के हो। डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के थोड़ा ऊपर कोई फंक्शन देखेंगे, कोई फंक्शन अपनी तरफ से बनाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और उस फंक्शन के थोड़ा सा नीचे आएंगे, बिल्कुल टेंडिंग टू टेंडिंग टू ज़ीरो, लगभग नेबरहुड पॉइंट पे, और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे और उसी पॉइंट ए पर जो है उस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। उन दोनों फंक्शन की वैल्यू, जो उस फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू है और जो उस फंक्शन के नीचे वैल्यू है, अगर उन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कह देंगे कि जो हमारा बीच वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू भी वही होगी जो उसके ऊपर फंक्शन की है और जो नीचे फंक्शन की। जैसे दो ब्रेड है, उनके बीच में हम कुछ रखते हैं और उसके बाद सैंडविच बनता है, तो जो ऊपर वाले ब्रेड को हम एक फंक्शन मान सकते हैं और एक नीचे वाले ब्रेड को एक फंक्शन मान सकते हैं। उनके बीच जो हमने रखा हुआ है वो एक अलग फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है ऊपर नीचे की, तो हम कह देंगे कि ये जो बीच में फंक्शन है उसकी वैल्यू भी वही होगी जो ऊपर और नीचे दोनों की सेम वैल्यू है। तो यही सैंडविच थ्योरम है। लिख लेते हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में थोड़ा सा। लेट एफ जी एच बी रियल फंक्शन एफ जी एच बी रियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बल्कि इसको बोल देते हैं। ये एफ एक्स सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया जी एक्स और सबसे बड़ा हो गया एच एक्स। ये तीनों इनइक्वालिटी में है। फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, फॉर सम रियल नंबर ए, एक हमने कोई रियल नंबर ए कंसीडर किया, और सम रियल नंबर ए, कोई एक रियल नंबर ए पे हमने वैल्यू देखी। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, उसी एक्स इक्वल टू ए पे एफ एक्स की वैल्यू अगर एल है, और एच एक्स जो लिमिट है, जो एच एक्स फंक्शन है एक्स टेंडिंग टू ए पर, उसकी वैल्यू भी एल है। जो आगे वाला फंक्शन है और जो पीछे वाला फंक्शन है, या जो ऊपर का फंक्शन एफ एक्स और एच एक्स, जो दो फंक्शन है ऊपर नीचे वाले, उनकी वैल्यू एल है, देन हम बोल देंगे कि जो हमारा जी एक्स फंक्शन जो बीच में लाई कर रहा है उसकी वैल्यू भी एल होगी। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, एक डायग्राम से इसको बना लेते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर हमने देखा ना कि हमने gx की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी। कोई भी मेथड, जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन और इन्फिनिटी के, और जितने भी केसेस 1 टू द पावर इन्फिनिटी के डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके, वो सारे इसमें फॉलो होंगे ही नहीं। कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसको हम डायरेक्ट उसकी लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके थोड़ा ऊपर के फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, थोड़ा नीचे के फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और उन दोनों की लिमिट्स अगर इक्वल आती है तो हम बोल देंगे कि gx की लिमिट भी वही l होगी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम हो जाएगा इस टाइप से। ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। कोई फंक्शन हमारे पास है ये इस टाइप से, एक फंक्शन हमारे पास fx है, सबसे छोटा fx है, तो ये fx हो गया हमारे पास। फिर एक दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं, gx, और तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, hx। तो gx को हमने इससे ले लिया, ये gx हमारा हो गया। ये gx फंक्शन हो गया, और तीसरा फंक्शन हमने एक और ले लिया, वो फंक्शन हो गया hx। तो और ये तीनों पॉइंट जो है वो एक किसी पॉइंट को हमने नेम दिया उसका x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर लिमिट x टेंडिंग टू a, fx की वैल्यू l है, hx की वैल्यू भी l है, तो इसलिए gx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सैंडविच थ्योरम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी अभी हमें मिलेगा इसमें, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि सैंडविच क्यों नाम रखा गया इसका। तो सैंडविच थ्योरम से हम इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 7 साइन x होल डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13, इसको इवेलुएट करना है यूजिंग सैंडविच थ्योरम। आप डायरेक्ट करना चाहें तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस है। अगर मान लिया यहाँ सैंडविच थ्योरम नहीं भी लिखा होता, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं इंडिकेट होगा कि सैंडविच थ्योरम से करें, तो हम कैसे पहचानेंगे इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमने देखा था कि x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हमने x से डिवाइड किया, तो ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन x अपॉन x हो जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर इसके लिए हमें सैंडविच थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी आप नाम यहाँ पर लिख लें। इसका एक और नाम भी है, वो भी पॉपुलर सा नाम है इसका, स्क्वीज प्ले थ्योरम। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है x प्लस 7 साइन x अपॉन -2x प्लस 13, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जेई में आए हैं
वो भी हम करेंगे, कुछ उसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि हम डायरेक्ट भी उसको एक ही लाइन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो कुछ 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन हैं, वो कई बार रिपीट हुए हैं। आप जब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो फिर वो शॉर्टकट आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम पहले ये जो फंक्शन है ना ऊपर वाला x+7 sin x, ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि हमने लिखा कि भाई sin x जो है वो -1 से 1 के मिड में लाई करता है। फिर हमें sin x तो चाहिए नहीं, हमें तो 7 sin x चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -7 से +7 के मिड में लाई करेगा। फिर इसमें x ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया 7 sin x और प्लस x कर दिया, तो ये हो गया x-7 और ये हो गया x+7। अब यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो -2x + 13 है इससे डिवाइड करना है, और यहाँ पर जो -2x + 13 है उसमें x टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, यानी x जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर x काफ़ी बड़ा नंबर है तो -2x जो है वो भी काफ़ी छोटा नंबर हो जाएगा, तो -2x + 13 जो है वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर। क्यों, क्योंकि x जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, काफ़ी एक बड़ा नंबर होगा, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक बहुत छोटा नंबर बन गया, और उसमें 13 ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस का एक बहुत बड़ा नंबर है, और 13 जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ नेगेटिव नंबर बनेगी। तो जब इससे आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो डिवाइडेड बाई -2x + 13, तो x-7 डिवाइडेड बाई -2x + 13, और ये इनइक्वालिटी जो लेस देन थी अब क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, और ये x+7 sin x डिवाइडेड बाई -2x + 13, और ये ग्रेटर देन x+7 होल डिवाइडेड बाई -2x + 13। अब इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x-7 अपॉन -2x + 13, ये तो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x+7 sin x होल डिवाइडेड बाई -2x + 13 ग्रेटर देन x+7 होल डिवाइडेड बाई -2x + 13, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों की लिमिट जो होगी अगर वो दोनों सेम आती है तो हमारा जो क्वेश्चन ये बन रहा है, ये हमारा क्वेश्चन ही तो बन रहा है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हम क्या करते हैं, x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं डिवाइड करके, 1 - 7/x होल डिवाइडेड बाई -2 + 13/x। यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे किसके बीच में अब इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है x-7 डिवाइडेड बाई -2x + 13, x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 - 7/x डिवाइडेड बाई -2 + 13/x। जैसी अपॉन में x आ गया, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही हमने यहाँ लिमिट ले लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 - 7 अपॉन इन्फिनिटी -2 + 13 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू -1/2 आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई x। दूसरा जो पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस यहाँ पर चेंजेस क्या है, x+7 है, बाकी तो सेम है। इसको भी जब आप डिवाइड करोगे x की मैक्सिमम पावर से, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में हम ऐसा करते हैं,
तो ये 7/x माइनस 2 प्लस 13/x, तो ये भी वैल्यू -1/2 देगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो -1/2 से -1/2 के मिड में है। तो इसका मतलब फिर जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1/2। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला था कि लिमिट्स अगर दोनों की सेम है, अगर f(x) की लिमिट l है और h(x) की भी लिमिट l है, तो जो मिड में फंक्शन है उसकी वैल्यू भी l हो जाएगी। तो बस यहाँ से कह देंगे देन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 7 sin x होल डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13 इक्वल टू -1/2। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? अब देखिए इसका एक क्वेश्चन जो जेई में पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं, और उससे रिलेटेड फिर शॉर्टकट भी है वो भी देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ ये जो साइन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अप टू डैश डैश ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इसको करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ, फिर इसका एक शॉर्टकट आपको बताऊँगा। वो इस टाइप के क्वेश्चन का देखते ही सीधे आंसर दे देगा। सबसे पहले इसको सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर nx है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देते हैं। आपको याद होगा इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होते हैं। जैसे अभी मैं याद दिला देता हूँ, ये nx हो गया और ये nx माइनस 1 हो गया। ये कैसे लिख दिया मैंने, आपको याद होगा कि अगर आपको 3.1 की का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो कितना होता है 3, 3.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3। इसका मतलब अगर हमें x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो वो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 से बड़ा होगा और x के इक्वल होगा। इक्वल कब हो जाता है, जब वो इंटीजर वैल्यू देने लगता है, जैसे 2 3 4 5, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो मतलब 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर है, जैसे 2 से 3 के बीच का नंबर है तो उसमें सब नंबर की वैल्यू 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 आएगा। इंटीजर में ही कम करना है, इसीलिए जो nx है उसकी वैल्यू nx माइनस 1 से nx के मिड में आएगी। जैसे 3.9 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में आएगी, तो इसलिए nx माइनस 1 से nx की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू nx के मिड में आ गई। अब इसी से हम जरा बनाते हैं सभी के बारे में। जैसे यहाँ पर हमारे पास, हमें तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके मिड में होगा, x माइनस 1 से x के मिड में होगा। हमने यहीं पे n की वैल्यू 1 रख दिया। फिर ज़रा 2 रख के देखो, 2x माइनस 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू 2x के मिड में हो जाएगी। फिर ऐसे ही 3 रख के देखा, 4 रख के देखा, 5 अप टू n तक चलेगा। ये 3x की इक्वल हो गई और लास्ट में nx जो है वो, ये इनइक्वालिटी में nx जो है वो nx माइनस 1 से nx के मिड में होगी। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये सारे प्लस में होने चाहिए। तो हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे इन सबको ऐड किया तो देखो क्या बनेगा क्वेश्चन, x
प्लस 2x प्लस 3x से लेकर कहाँ तक जाएगा nx। एक तो ये पार्ट हो गया, जब हमने इन सब को ऐड किया x 2x 3x से लेकर nx तक, तो वो ये बन गया। फिर 1 1 1 को जब हम ऐड करेंगे n टाइम्स तक, तो माइनस 1 1 1 जो है वो 1 n टाइम्स तक ऐड हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx तक, ये बन गया यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट हो गया, जब हमने बीच वाले पार्ट को ले लिया, ये वाला पार्ट जो है x 2x 3x nx, ये सारे यहाँ पर आ गए। अब ये वाला पार्ट जो हमारा बचा है, इनको हम आगे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3x से लेकर कहाँ तक, nx तक। ये हमने यहाँ तक इसको नोट कर दिया। ऐड करने के बाद देखो ये सारा तो हमारा क्वेश्चन बन गया। बस क्वेश्चन में कमी क्या है, अपॉन में n स्क्वायर नहीं है, तो अभी हम n स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये कौन सा पार्ट हमने लिया है, ये लिया है हमने ये वाला पार्ट जो x 2x 3x, ये सारे के सारे पार्ट को हमने यहाँ पर ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो x 2x, इन सब में से x कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3 से लेकर n तक। माइनस 1 1 1 को जब n टाइम तक ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। और ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये x 2x 3x से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, nx। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी x कॉमन हो गया, 1 2 3 से लेकर अप टू n तक। अपना क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहीं पे n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x, अच्छा 1 2 3 से लेके n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया, माइनस n हो गया। या एक काम करते, यहाँ पर नहीं करते दोनों काम एक साथ, पहले अभी हम यही कर लेते हैं, उसके बाद अगली लाइन में लिख लेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये x हो गया, ये 2x हो गया, से लेकर ये कहाँ तक, nx तक। और आगे यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब अपना क्वेश्चन बनाने के लिए हमने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। जैसे ही आप इसको n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो था ही है, और साथ में n स्क्वायर और आ गया, माइनस n अपॉन n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x 2x से लेकर अप टू डैश 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 nx होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, x n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और n स्क्वायर और आ गया। एक n से n तो कट हो गया, एक n से n कट कर देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहीं पर लगा देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी आ गया। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पर इन्फिनिटी की वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए वैल्यू क्या आएगी। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, और यहाँ से हमने बाई 2 को अलग कर लिया, और जो n था उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, n अपॉन n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं ना, तो ये बन गया लिमिट n, ये तो n से n कट हो गया, और यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट। और जैसे ही आपने लिमिट ले लिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई 2। दूसरा उधर वाले पार्ट को, अच्छा साथ में माइनस 1 बाई एन भी था, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 बाई एन भी तो चल रहा था ना, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कितना था, माइनस लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये भी साथ में चल रहा था। तो x/2 -0, तो ये वैल्यू आ गई x/2। फिर जो RHS में था या उसको लिख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x और y2 बाहर हो गया, n से डिवाइड कर दिया, n/n प्लस 1/n, n/n फिर 1 हो गया, और 1/n में जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x/2। तो इसके पहले वाले पार्ट की भी वैल्यू x/2, इधर वाले पार्ट की भी वैल्यू x/2, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी x/2। देन कौन से थ्योरम से, सैंडविच थ्योरम से हमारी जो वैल्यू इसकी है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x प्लस 3x से लेकर अप टू nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा x/2। अब इसी को जनरलाइज करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, ये तो हमारा इसका आंसर आ गया। इसी को जनरलाइज करके हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं, वो सभी में काम आने वाला। तो ये इसको बोलेंगे शॉर्टकट। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर डायरेक्ट आप देख के बता देंगे, इतना बड़ा काम हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्टकट हमारा ये कहता है कि भाई अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और 1 की पावर k और x हो, प्लस 2 टू द पावर k और x हो, प्लस 3 टू द पावर k हो और x हो सकता है क्योंकि अभी k की वैल्यू 1 है, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बना देते हैं वो लोग पावर कुछ बढ़ा के, तो इनका सबका रिजल्ट जो है वो सेम हो जाएगा। अपॉन में यहाँ n³ आ गया, बल्कि यहाँ पर हम क्या करते हैं n की पावर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, ये क्यूब तो 2 के लिए जब होगा तब 3 होगा, जैसे यहाँ 1 था, x की पावर 1 थी, 2 3 nx था तो n² आ गया। यहाँ n की पावर k करो इसको, ये क्या हो जाएगा n टू द पावर k। पहले हम k के लिए रिजल्ट लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या है n टू द पावर k प्लस 1। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, n की पावर 1 है, तो अपॉन में n की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 हो गई, यानी ऊपर जब पावर 1 थी तो नीचे एक ज़्यादा हो जा रही है। यहाँ पर 2 की पावर k है तो यहाँ पर k प्लस 1 कर दिया, 3 की पावर k है तो k प्लस 1 कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि जो x है उसको तो एज इट इज़ लिख दिया गया, और अपॉन में क्या हो जाता है, अगर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n² था तो 2 हो गया, तो यहाँ पर पावर k प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा x/k प्लस 1। तो ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, जिसके लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही सीधे इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। उन्हीं मेथड तो प्रॉपर आपके पास है ही, आप उसको तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें 1 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, तो फिर हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, x के टर्म में तो आंसर आएगा ही, अपॉन में बस जो भी है वो k प्लस 1, जो भी n की पावर है वही अपॉन में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे n² था तो x/2 हो गया, अभी क्वेश्चन में दूंगा उसमें n³ होगा तो x/3 हो जाएगा। तो आप चाहे तो प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट हो जाएगा हमारे लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी जेईई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसी टाइप से ही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन था हमारा 1² x प्लस 2² x प्लस 3² x अप टू डैश डैश n² x होल डिवाइडेड बाई n³, इसकी वैल्यू बतानी है।
तो अब इसी से देख के सीधे आंसर नहीं बता सकते। आंसर क्या हो जाएगा इसका, x/3 हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो प्रॉपर मेथड से पूरा सॉल्व करें, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ज़्यादा बढ़िया है कि आप देखते ही सीधे आंसर बता दें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? अब एक इनइक्वालिटी की और बात करते हैं। ये हम इसका फॉर्मूला तो हम पहले कर चुके हैं। सैंडविच थ्योरम से किस टाइप से हम इसको करेंगे वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। अगर x की वैल्यू जो है पॉजिटिव हमने ले ली, ठीक है ना, या थीटा हमने कंसीडर किया या x कंसीडर किया, जैसे साइन और टेन में कंपेयर करना है। तीन फंक्शन हमारे पास होंगे, एक tan x, एक y इक्वल टू tan x, एक y इक्वल टू x और एक y इक्वल टू साइन x। हमें ये देखना है इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी में कि जो tan x है वो हमेशा जो है वो बड़ा होगा x से, और ये जो x है वो हमेशा sin x से बड़ा होगा जब x जो है वो पॉजिटिव होगा तब। कैसे? तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी अभी आपको दिखाई देगी कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हैं। साइन x अपॉन x 1 होता है, टेन x अपॉन x 1 होता है, तो वो यहीं से आया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन फंक्शन हम लेट करेंगे। लेट थ्री फंक्शन बी y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स, और इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनके तीनों के ग्राफ जो है वो एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू टेन एक्स का, y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब हम यहाँ पर एक पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स तो सबको पता है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इंक्लिनेशन 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से बोलो या वाई एक्सिस से, दोनों से 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हो जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो गया। दूसरा जो है हमारा वाई इक्वल टू एक्स के बाद वाई इक्वल टू टेन एक्स है और वाई इक्वल टू साइन एक्स है। तो देखिए वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये जब हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पर बात हमारी वो उस समय हुई थी कि जो वाई इक्वल टू साइन एक्स है वो हमेशा वाई इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहता है। कई बार हम ग्राफ बनाते हैं बहुत ऊंचा बना देते हैं इसको, वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बात की थी और मना किया था कि y इक्वल टू एक्स के नीचे ही बनता है y इक्वल टू साइन एक्स का। तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा वो किसका बन जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स का, और वैसे ही यहाँ पर भी चला जाएगा। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया। तीसरा जो ग्राफ है वो y इक्वल टू टेन एक्स है, तो टेन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर बनेगा। तो ये बन गया टेन एक्स का ग्राफ।
y इक्वल टू 10x, ये बना दिया हमने y इक्वल टू 10x। ये हो गया y इक्वल टू 10x, ये y इक्वल टू साइन x, ये हो गया y इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब हम इस साइड में जा रहे हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए इस साइड में जा रहे हैं। कोई भी पॉइंट ले लो आप, कहीं पर भी, जैसे मान लिया हमने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू सपोज करिए अगर हमने a ले लिया है तो इस x इक्वल टू a पे एक ये पॉइंट मिलेगा, इस पे y की वैल्यू कहीं यहाँ मिलेगी अगर हम यहाँ से देखें, और अगर y x में देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है वो y ऑफ क्या है, ये y ऑफ साइन x है, ये जो दूसरा वाला है वो y ऑफ x है, और ये जो तीसरा हम लेंगे इसी पॉइंट पे आगे कहीं पर जाएगा, ये कहीं आगे भी तो कट करेगा ना। इसका जो ग्राफ होगा, अभी हम अगर इसको ढंग से बना दें तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये, तो इसका ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा इस टाइप से ये। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो यहाँ पर जाएगा वो y ऑफ 10x का ये हो जाएगा, ये y ऑफ 10x हो जाएगा। तीनों के y, अगर y1 y2 y3 चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे इसको y1 लेट कर लिया, इसको y2 लेट कर लिया और इसको y3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि y3 y2 और y1 में कौन बड़ा है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बढ़ते जा रहे हैं तो y3 जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा y2 होगा और सबसे छोटा क्या होगा y1, और y3 जो है वो y ऑफ 10x है और हमने y इक्वल टू 10x लिया हुआ, तो इसलिए 10x का सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर y2 जो है वो y इक्वल टू x के लिए है और y1 जो है वो sin x के लिए है। तो इसलिए sin x 10x और x में जब कंपेयर करेंगे आप, जब x थोड़ा सा x के नेबरहुड पॉइंट में पॉजिटिव साइड में जब जाओगे आप, तो x पॉजिटिव जब होगा तो 10x सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा x और सबसे छोटा क्या हो जाएगा sin x। अगर यही बात x नेगेटिव के लिए की जाए तो x नेगेटिव में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, x अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हम इस साइड जा रहे हैं। तो अब जो है अगर हम x इक्वल टू किसी पॉइंट b पर ले लें तो हम देखेंगे कि ये वाला जो b पर है ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये देगा, और सबसे छोटी वैल्यू जो कहीं यहाँ पर जाएगी तो वो ये होगी। तो इन तीनों के कंपैरिजन में अगर बात करें तो सबसे, इसमें इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साइन एक्स, उससे छोटा कौन सा हो जाएगा एक्स, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 10x। तो जब x निगेटिव होगा तो ये केसेस इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जीरो पॉजिटिव के लिए, ये जीरो पॉजिटिव के लिए हो गया और ये जीरो नेगेटिव के लिए हो गया। जीरो पॉजिटिव में क्या हो रहा है 10x सबसे बड़ा हो रहा है, फिर x, फिर सबसे छोटा साइन x, और इसमें क्या हो रहा है साइन x फिर x और फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा 10x। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट केसेस है हमारे लिए, कई बार इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। बस ये ध्यान रखना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये होगा, और ग्राफ ड्रॉ करते ही हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमने ये लिखा है वो करेक्ट है। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे की बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले हम इसी को ले लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो हम फर्स्ट वाले को पहले फिर से एक बार लेते हैं और उसके बारे में और थोड़ी बातें करते हैं। हमने ले लिया 10x ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन क्या हो गया साइन x, और x जो है वो पॉजिटिव में। यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर लिया 10x, यहाँ पर क्या हो गया 10x ग्रेटर देन
इन दोनों को एक साथ जब आप करोगे तो ये 10x हो गया, तो 10x क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। और एक बार इन दोनों को साथ में ले लिया तो ये है x ग्रेटर देन साइन x। तो यहाँ से साइन x अपॉन x, जब इसको x से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई x, और ये जो मैं x पॉजिटिव लिख रहा हूँ ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर के लिए नहीं, लगभग जीरो पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना आप, जीरो से थोड़ा सा आगे की बात हो रही है। आगे अभी क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम ये जो बात कर रहे हैं वो लिमिट जीरो पॉजिटिव और लिमिट जीरो निगेटिव की कर रहे हैं। तो जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स ग्रेटर देन साइन x अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन, बल्कि 1 ग्रेटर देन साइन x अपॉन एक्स। और जब इन दोनों की बात करोगे आप तो यहाँ पर 10 को लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x, ग्रेटर देन क्या हो गया, x लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रेटर देन x, क्योंकि 10x बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर देन क्या हो गया x। इसको भी उधर भेज देते हैं, तो साइन x और x से डिवाइड करेंगे, x पॉजिटिव है तो इसलिए इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो साइन x अपॉन एक्स, और यहाँ पर जो है वो साइन x नहीं है, कॉस इधर आ गया, तो ये हो गया कॉस x, साइन x अपॉन एक्स ग्रेटर देन कॉस x। तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो कौन सा हो गया यहाँ पर, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो गया, अगर हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दें, इनको दोनों को मर्ज किया एक साथ, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, कॉस x, फिर उससे बड़ा क्या हुआ, साइन x अपॉन एक्स, और इन सब की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने तो पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो वो कैसे आया साइन थीटा अपॉन थीटा 1 सैंडविच थ्योरम से, उसमें हमें क्या करना पड़ा है, यहाँ पर जैसे लिमिट अभी आई नहीं, हमने बताया था पहले भी बात हो चुकी हमारी कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं होता है, थीटा टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ले लिया, तो यहाँ cos x आ गया, यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन एक्स हो गया, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 हो गया। तो जैसे ही आप लिमिट लेंगे तो cos 0, तो ये cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन x अपॉन एक्स है और ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स, और ये भी 1, साइन x अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 से 1 के मिड में, तो बात वही हो गई ना, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन x अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, तो ये हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। बात खत्म, इतना सा काम करना था हमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, कई बार इसका यूज़ होने वाला है। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ये सबको पता है। जब बात होगी ना कि x जो है वो 0 पॉजिटिव में है, तो देखो साइन x अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन हमारे अभी ऐसे मिलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स नहीं पूछेगा, वो कह देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है वो लगा दें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम डायरेक्ट तो लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के केसेस देखे थे, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसमें हमें देखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू किसके किसके मिड में आ रही है, तो वहाँ से हमको आइडिया हो जाता है कि भाई ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, तो वहाँ पर ये हमारी मदद करेगा कि साइन x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है।
जैसे ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। जब भी कभी इस टाइप का केस होगा, एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन x, तो हमें राइट हैंड साइड भी देखना पड़ेगा 0 के, और लेफ्ट हैंड साइड भी देखना पड़ेगा। दोनों ही लिमिट देखनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम जरा यहाँ चेक करते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव की बात करेंगे, और 0 पॉजिटिव में साइन x अपॉन x देखना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हमको इनका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव है, कितनी वैल्यू कब ग्रेटर देन 1 आ रही है, 0 से 1 के मिड में आ रही है, 1 से 2 के मिड में आ रही, कैसे बन रहा है। तो ये देखो y इक्वल टू एक्स अभी हमने प्लॉट किया था, और एक y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, ये y इक्वल टू साइन एक्स है। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर x जो है वो साइन एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन x जो है वो छोटा है और x बड़ा है। और हम इसको जब डिवाइड करेंगे x से, तो डिवाइडेड बाई x करेंगे, तो साइन x अपॉन x जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ये सब काम ऊपर अभी हमने किया हुआ है। साइन x अपॉन x लेस देन 1। अगर कोई वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब उसका इंटीजर हमें चाहिए, तो 1 से कम है तो इसका मतलब 0 और 1 के मिड में रही होगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, साइन x अपॉन x जो है वो लेस देन 1 है, तो उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से थोड़ा आगे बढ़ रहा है, 0 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साइन x और x में x बड़ा है, x से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो साइन x अपॉन x लेस देन 1 ही रहा। अब साइन x अपॉन x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के मिड में रही होगी, और 0 से 1 के मिड में रही होगी, तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेते हो, अरे भाई 0 लेंगे ना, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर फिर हमारा क्या आ जाएगा, 0। ये बात समझ में आती है भाई। लेस देन 1 का केस है तो 1 से कम 0 से 1 के मिड में होगा, इंटीजर पार्ट हमें देखना होता है, तो 0 से 1 के मिड में है तो वैल्यू 0 होगी। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप बात करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, नेगेटिव साइन x अपॉन x की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमको। तो अब हम इसके पीछे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे साइन x, तो ये हो गया। तो अभी हमने देखा कि जब x नेगेटिव होगा, तो जैसे इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो साइन x जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, x से। तो साइन x इज ग्रेटर देन x, और जब इसको आप x से डिवाइड करोगे, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, जब डिवाइडेड बाई x करोगे तो क्या ध्यान रखना है हमको कि हम x कोई एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। x जो है वो 0 से कम है, तो 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो साइन x अपॉन x जब होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो रही ना, क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से जब किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये x अपॉन x 1 हो गया, तो साइन x अपॉन x जो है वो अभी भी वैल्यू क्या दे रहा है, लेस देन 1। तो इसका जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से 1 के मिड में है तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, और उनकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है।
तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा हो जाएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बार बार मैं ये 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो भी 0 आई, तो आंसर तो 0 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बात सभी को? एक बार फिर से देख लेते हैं सैंडविच थ्योरम के यूज़। तो हमें पता चल गया क्या है सैंडविच थ्योरम। हमने क्या किया, जीरो से पहले और जीरो से बाद, जब भी कभी क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आएगा जिसमें एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लिखा होगा और नहीं बोलेगा कि राइट हैंड लिमिट करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो हमें दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन आपने किए होंगे एनसीईआरटी में, ऐसे ही होता है कि हमें इस तरह कहता है और कहता है एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट चेक करो या सॉल्व करो, तो हम दोनों तरफ की लिमिट सॉल्व करते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, वो भी ज़ीरो आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाली तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनइक्वालिटी का साइन यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन क्यों हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली तो वो भी ज़ीरो आ रही है। राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ रही है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द, ये जो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओके। कई बार फ्रैक्शनल पार्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक इस टाइप से भी आया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आपने पढ़ा था कि ये क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है। ये फॉर्मूला होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जितना भी इंटीजर पार्ट है वो हटा दो एक्स से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया ना फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसकी वैल्यू तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1 होती है, और ये अभी हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू 0 आई है। अभी ये ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये आंसर आ जाएगा ना। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन एक सेम 10x का भी देख लेते हैं। 10x में अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड एक 10 में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए। एक तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक इसकी वैल्यू चाहिए, एंड दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ऊपर साइन के में किया हुआ है वही सेम हमें इसमें भी करना है। एक बार आप ट्राई करें इसको। 10x और x का ग्राफ भी अभी हमने ऊपर देखा कि कब 10x जो है वो ग्रेटर देन x होगा
और जब कब 10x जो है वो लेस देन x होगा। जीरो का मतलब है जीरो से थोड़ा सा आगे और जीरो से थोड़ा सा पहले। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेनी है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पहले आप 10x और x का ग्राफ ड्रॉ करें और जीरो से थोड़ा सा पहले और जीरो से थोड़ा बाद राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देख ले। तो उसी से आइडिया आपको हो जाएगा कि 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। और जब 10x अपॉन x पता चल जाएगा कि ये 1 से 2 के मिड में है कि 0 से 1 के मिड में है, तो फिर उसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा। और जैसे ही इंटीजर पार्ट आ गया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी इजीली सॉल्व होके आ जाएगा। ये हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर जब इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे या ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा या फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन होगा तो फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। y इक्वल टू 10x जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। ये y इक्वल टू 10x हो गया। तो जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे लेंगे। तो 0 पॉजिटिव पे 10x अपॉन एक्स हमें देखना है, तो पहले 10x अपॉन एक्स कंपेयर करना पड़ेगा। तो 0 पॉजिटिव का मतलब है हमें इधर जाना पड़ेगा। तो 0 पॉजिटिव में हम देख रहे हैं कि 10x जो है वो x से बड़ा हो रहा है। अगर हम किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पे ले लें, 0 से बड़ा कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, तो ये देख रहे हैं कि 10x जो है वो बड़ा होगा। 10x इज़ ग्रेटर देन x कब? जब x जो है वो ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं 0 से π/2 के मिड में है। क्योंकि π/2 के बाद क्या होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें 0 से थोड़ा सा आगे जाना है। तो 10x अपॉन एक्स जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा? तो 10x अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। भाई 10x ग्रेटर देन x है और x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 10x जो है वो 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा हुआ है तो 1 से 2 के मिड में होगा। तो अगर 1 से बड़ा है और हमें इसका इंटीजर पार्ट लेना है, तो इंटीजर पार्ट तो हमेशा अगल बगल वालों का होगा। जैसे 1 से 2 के मिड में है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से 3 के मिड में है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जो लोएस्ट वैल्यू होती है वही तो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 से बड़ा 1.5, 1.6 या 1.99 कुछ भी हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। ये बात क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट की जब आप बात करोगे तो जब ग्राफ उसका है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों में हम देखेंगे तो 10x जो है वो छोटा हो जाएगा और x बड़ा हो गया, तो x ग्रेटर देन 10x हो जाएगा। x किसके लिए? जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात हो रही है 10x अपॉन एक्स की, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 10x हो गया। जब इसको हमें तो 10x अपॉन एक्स चाहिए, तो हम x से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर आ गया कि माइनस के किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है। यहाँ पर हम प्लस से डिवाइड कर रहे थे तो ये चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई एक्स किया, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन जो है पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया। ये बात समझ में आ रही क्यों कर लिया यहाँ पर? तो ये 1 हो गया और यहाँ 10x अपॉन एक्स हो गया। तो 10x अपॉन एक्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, 1 से 2 के मिड में हुआ या 1 से 1 पॉइंट समथिंग हुआ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और दोनों ही 1 के इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में था, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा। तो फ्रैक्शनल भी बहुत इजी वे में निकल आएगा। अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही प्रॉब्लम होती है, वो आ गया तो फ्रैक्शनल तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x का मतलब 10x अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन एक्स, और 10x अपॉन एक्स क्या होता है 1, और ये नहीं, ये वैल्यू तो हमने देखा कि 1 आई थी, और ये तो हमें पता ही है कि 10x अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये 1 माइनस ये भी 1, तो आंसर क्या आ गया 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x अपॉन एक्स, ये वैल्यू क्या दे देता है 0। तो ये दूसरा आंसर आ गया। ये जो करली ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को। ये किसको डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें, ग्राफ से आपको सॉल्व करते चले जाना है। ग्राफ अगर आपको आइडिया है तो फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ग्राफ का आइडिया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इसके दे देता हूँ आपको होमवर्क में, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, आंसर है 1। अभी हमने साइन एक्स अपॉन एक्स किया था ना यहाँ पर, तो अब वहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स देखो यहाँ पर 0 आया था, और जैसे ही हमने एक्स अपॉन साइन एक्स किया तो यहाँ पर क्या आएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जबकि अगर इंटीजर नहीं होता तो फिर तो आंसर उसका 1 ही आता है। एक्स अपॉन साइन एक्स हो या साइन एक्स अपॉन एक्स हो, वो हमेशा 1 होता है। लेकिन इंटीजर पार्ट आने से देखो चेंजेस कितने हो रहे, और ये एक्स अपॉन साइन एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा 0। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन एक्स, अभी हमने x अपॉन 10x किया था, तो 10x अपॉन x किया था, तो अब हम x अपॉन 10x देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 10x, इसकी वैल्यू बतानी है, आंसर इसका है 0, और इसी का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है क्वेश्चन 4 में। और इसका आंसर है 1। ओके, बात क्लियर हो रही है। इसी में एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ग्राफ से ही सॉल्व होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, इसका आंसर बताना है। आंसर है 0। और एक और लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। एक्स टेंडिंग टू यहाँ 0 की जगह पाई बाई 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं लिमिट को, यहाँ पर पाई बाई 2 है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर बताना है क्या। इसका भी आंसर है 0। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे इसको, बहुत इजी है। आप जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी ये जो नीचे वाले 5 और 6 नंबर है, इसमें क्या है, सिर्फ कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। 0 से थोड़ा सा पहले और 0 से थोड़ा सा बाद देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के मिड में आ रही है कि -1 से 0 के मिड में आ रही है। अगर 0 से 1 के मिड में आ रही तो आंसर 0 हो जाएगा, -1 से 0 के मिड में आ रही तो आंसर कम वाला लेते हैं तो -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से इनके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसका जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें करीब 100 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने दे दिया था 100 साइन एक्स अपॉन एक्स और 100 एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे करके। तो वो भी बहुत इजी सा पार्ट बन जाता है। एक मैं दे देता हूँ उसका एक क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ था 210x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 200 साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू पूछी गई। 210x अपॉन एक्स, 200 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर है 399। कैसे आ जाएगा भाई, 10x अपॉन एक्स क्या है, अभी चलो ऊपर देख लेते हैं, 2 मिनट में पता चल जाएगा। 10x अपॉन एक्स क्या है, अभी हमने सॉल्व किया। 10x अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये लिखा है ना 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो अगर इसमें आप 200 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 200 हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 200 है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 200 आएगी ना, क्योंकि भाई 200 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो 200 से बड़ा तो 200 और 201 के मिड में 200 आ जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, तो पहले वाले का तो आंसर हो गया 200, दूसरा है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स अभी हमने ऊपर किया था, ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो लेस देन 1 है, तो जब इसमें 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 से कम, तो 200 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 199 और 200 के मिड में होगा तो 199 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर 399 आया है। इसका पहले वाले का आंसर यहाँ 200 हो जाएगा, इसका आंसर 200 हो जाएगा और इसका 199, तो आंसर 399 होगा। आप बिल्कुल देखते ही 10x अपॉन एक्स को 1 मत कर देना, गलतियाँ यही होती है। एक ऑप्शन 400 वेट कर रहा होता है कि आप इसको तुरंत 400 कर दो, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। ओके, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।